जादुई मेकअप। वीरपुर नामक गांव में टीना अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो बाकी लड़कियों की तरह दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं थी, जिस वजह से गांव के सभी लोग उसे और उसके माँ बाप को ताने मारा करते थे। लेकिन बदसूरत होने के बावजूद उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन जब टीना के पिता किसी काम से जा रहे होते हैं तो रास्ते में अचानक एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद टीना की मां सिलाई करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालने लगती है। बहुत मेहनत करने के बाद भी टीना की मां इतने पैसे नहीं कमा पाती जिससे उन दोनों का ढंग से गुजारा हो सके। इस वजह से कई बार टीना की मां अकेले टीना को ही खाना खिलाकर खुद भूखे पेट सिलाई करती रहती। एक दिन ऐसा आता है जब टीना की मां भी बहुत बीमार पड़ जाती है और बीमारी की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद तो जैसे टीना के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। गांव वालों को तो जैसे मौका ही मिल जाता है उसे अब उसके बदसूरती को लेकर ताने देने का। देखो इस बदसूरत लड़की को, पहले अपने पिता को खा गई और रही बची इसकी माँ थी, उसको भी नहीं छोड़ा इसने तो। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भगवान ऐसी बदसूरत लड़की किसी को ना दे। गांव की औरतों की ऐसी बातें सुनकर टीना रोने लगती है। एक तरफ माँ बाप को खोने का दुख और दूसरी तरफ गांव वालों के ताने, दोनों की वजह से वो बहुत परेशान रहने लगती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो खुद को संभाल लेती है और अपनी माँ की ही तरह सिलाई सीखकर गांव के लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है। उससे आने वाले पैसों से वो किसी तरह अपना गुजारा करने लगती है। तभी एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की रानी की माँ उसकी दुकान पर आती है और उससे कहती है, टीना, मेरी बेटी रानी की शादी होने वाली है। उसके लिए मैं एक सुंदर सा लहंगा सिलवाना चाहती हूँ। ये ले लहंगे का कपड़ा और एक बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा बनाकर तैयार कर देना। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं रानी के लिए अपनी तरफ से बहुत ही सुंदर सा लहंगा बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप देखना, मेरे हाथ से बनाए हुए लहंगे को पहनकर रानी अपनी शादी के दिन बहुत खूबसूरत लगेगी। तेरे हाथ के लहंगे को पहनकर मेरी बेटी सुंदर लगेगी ऐसा सिर्फ तुझे लगता है। वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा सुंदर है। उसका रंग देखा है तूने, कितना गोरा है, तेरी तरह नहीं, बिल्कुल काला रंग और बदसूरत। और हाँ, ये ले मेरी बेटी की शादी का कार्ड। वैसे तो मैं तेरे जैसी बदसूरत लड़की को अपनी बेटी की शादी में बुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो तो मेरी बेटी के कहने पर तुझे मजबूरी में कार्ड देना पड़ रहा है, तो तू मेरी बेटी की शादी में आ जाना। टीना को उस औरत की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर जैसे तैसे वो उसको कहती है, जी आंटी, मैं रानी का लहंगा भी अच्छे से तैयार कर दूंगी और शादी वाले दिन शादी में जरूर आऊंगी। एक बात और जो मैं तुझे कहना चाहती हूँ। जी आंटी, बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? शादी वाले दिन तू थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आइयो और थोड़ा सा अपने इस बदसूरत चेहरे पर मेकअप भी कर लियो, ताकि तेरी बदसूरती की वजह से मेरी बेटी की शादी में कोई समस्या ना आए। और क्या पता, अगर तू थोड़ा बहुत मेकअप करके आए तो तू ठीक ठाक लगेगी और हो सकता है कि शादी में आया हुआ कोई बेचारा लड़का तुझे पसंद करके तुझसे शादी कर ले। ठीक है आंटी, मैं अच्छी तरीके से तैयार होकर ही आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। टीना रानी की शादी का लहंगा कुछ दिनों में तैयार करके रानी के घर पहुंचा देती है और शादी वाले दिन टीना खुद भी एक अच्छा सा सूट पहनकर और मेकअप करके तैयार हो जाती है और रानी की शादी में बारात आने से पहले ही पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वहां खड़ी औरतें उसका मजाक बनाना शुरू कर देती है। देखो इस बदसूरत लड़की को, ये शादी वाले दिन भी कैसे अजीब से कपड़े पहन कर आ गई है और इसका चेहरा तो देखो कितना काला और बदसूरत लग रहा है। टीना, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरी बेटी की शादी के दिन थोड़ा सा ढंग से तैयार होकर आना, लेकिन फिर भी तू इतने अजीब कपड़े पहनकर और बिना तैयार हुए ही शादी में चली आई। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास जो सबसे अच्छा सूट था मैंने वही पहना है और मैंने मेकअप भी कर रखा है ताकि मैं रानी की शादी में सुंदर लगूं। क्या बात कर रही है, तूने मेकअप कर रखा है? तुझे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। लेकिन इसमें तेरी भी क्या गलती है, तू है ही इतनी काली कि तू चाहे कितना भी तैयार हो ले, रहेगी तो बदसूरत की बदसूरत ही। आंटी जी, माना कि मैं गरीब और बदसूरत हूँ,
लेकिन आपको इस तरह से मेरा मजाक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, बस आप खुश रहिए। लोगों की इतनी सारी खरी खोटी बातें सुनने के बाद टीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने घर ना जाकर वो एक तालाब के पास आत्महत्या करने के इरादे से पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचकर रोते रोते कहती है, हे भगवान, आपके होते हुए मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है। पहले तो आपने मुझसे मेरे पिता को छीन लिया और उसके बाद आपने मेरी माँ को भी अपने पास बुला लिया। मैं उन दोनों के बिना सारी जिंदगी अकेली रही। कोई भी कभी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला, लेकिन मेरी बदसूरती की वजह से गांव वाले मेरा हमेशा मजाक बनाते रहते हैं। इसकी वजह से मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ और जीना नहीं चाहती, इसलिए मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये सब कहकर जैसे ही टीना तालाब में आत्महत्या करने के लिए कूदने वाली होती है, तभी अचानक तालाब में से एक परी बाहर आती है और उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? मुझे अपनी समस्या बताओ, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई परी हूँ। टीना रोते रोते परी को शुरू से लेकर सारी बातें बता देती है कि किस तरह उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए और किस तरह गांव के सभी लोग उसे बदसूरत होने की वजह से ताना मारा करते हैं। टीना की सारी बात सुनकर परी टीना से कहती है, बेटी, वैसे तो असली सुंदरता इंसान का सुंदर मन होता है, लेकिन आज के इस जमाने में लोग केवल चेहरे की सुंदरता पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी एक समाधान है। मेरे पास एक जादुई मेकअप किट है जिसमें मेकअप का सारा सामान है और एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर जादुई लहंगे हैं। इस जादुई मेकअप को लगाते ही तुम इतनी सुंदर हो जाओगी कि लोगों की नज़र तुम पर से हटेगी ही नहीं और उसके बाद कभी भी कोई तुम्हें तुम्हारे बदसूरत होने की वजह से ताने नहीं मार पाएगा। इतना कहकर जादुई परी टीना को एक मेकअप किट दे देती है और गायब हो जाती है। टीना वो जादुई मेकअप किट लेकर अपने घर आ जाती है और उस मेकअप किट में से मेकअप कर लेती है। जैसे ही वो मेकअप करती है, उसका रंग एकदम गोरा हो जाता है। उसके बाल बहुत लंबे, काले और घने हो जाते हैं। उसकी आंखें बहुत बड़ी, सुंदर और नीली हो जाती है और वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही होती है। फिर वो उस जादुई मेकअप किट में से एक बहुत ही खूबसूरत सा नीला लहंगा निकालकर पहन लेती है। उसके बाद वो पूरी तरह से तैयार होकर रानी की शादी में फिर से पहुंच जाती है और उसे देखकर वही औरतें जो पहले उसका मजाक बना रही थी, बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है और उससे कहती है, अरे वाह टीना, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम ऐसा कौन सा मेकअप लगा कर आई हो जो इतनी सुंदर लग रही हो? हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज तो टीना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। सारे लोग टीना की तारीफ कर ही रहे होते हैं कि कुछ देर बाद रानी की बारात आ जाती है और उसकी शादी होने लगती है। उसी शादी में एक बहुत ही अच्छा, नेक और समझदार लड़का राहुल भी आया होता है। वो उस गांव के जमींदार का बेटा होता है जो कि बहुत जाने माने और पैसे वाला होता है। राहुल टीना को देखकर सभी के सामने उसे शादी का प्रस्ताव दे देता है। ये देखकर सभी लोग टीना के लिए बहुत खुश हो जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद टीना की भी शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने पति राहुल के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। राजकुमार सम्राट नदी के किनारे से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर गई। अति सुंदर, मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा। कितनी सुंदर है ये। सम्राट काफी देर से उस लड़की को छुपकर देख रहे थे। सम्राट को वो लड़की थोड़ी घबराई और खोई हुई सी लगी। वे उसके पास गए और पूछे, आपका नाम क्या है और आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? मुझे नहीं पता। आपको आपका नाम नहीं पता? आप यहाँ आई कैसे? मुझे कुछ भी नहीं पता। सुबह जब मेरी आँख खुली तब से मैं यहीं इस नदी के किनारे हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आइए मेरे साथ मेरे महल चलिए। आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं आपके घर वालों को ढूंढने में आपकी मदद करूँगा। ठीक है,
मैं आपके साथ आऊंगी। मुझे आप बहुत दयालु लग रहे हैं। ये सुनकर सम्राट बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ महल ले आए। लेकिन सम्राट को वो लड़की खोई खोई सी लग रही थी। उन्होंने सोचा शायद वो डर रही होगी। महल आकर सम्राट ने सबसे पहले उस लड़की का नाम रखा सिंड्रेला, क्योंकि सम्राट को उस खूबसूरत लड़की के लिए उससे बेहतर कोई और नाम नहीं सोचा। सिंड्रेला, वाओ, ये बहुत सुंदर नाम है, धन्यवाद। उसके बाद सम्राट ने अपने सभी सैनिकों को सिंड्रेला के माता पिता को ढूंढने के लिए आदेश दिया और सिंड्रेला का महल में बहुत ही खास ध्यान रखा गया। लेकिन सिंड्रेला खुश नहीं थी। वो हमेशा किसी और दुनिया में ही खोई रहती थी। ऐसे ही सप्ताह, महीने और साल गुजर गए, लेकिन सिंड्रेला के माता पिता का कोई पता नहीं चला। आसपास के राज्यों में भी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना था। सम्राट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सिंड्रेला को कैसे खुश रखे, क्योंकि सम्राट को सिंड्रेला से प्यार हो गया था। और फिर एक दिन सम्राट सिंड्रेला से कहते हैं, सिंड्रेला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सिंड्रेला को भी सम्राट अच्छा लगता था और सम्राट ने सिंड्रेला का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए हाँ कह देती है और फिर जल्द ही उन दोनों की शादी हो गई। आखिरकार वो अपनी प्रेमिका से शादी करने जा रहे थे। उन्होंने बहुत ही धूमधाम से विवाह समारोह का आयोजन किया, जो इससे पहले राज्य में कभी किसी ने नहीं देखा था। सभी बहुत खुश थे। सभी खुशी खुशी उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। सम्राट बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही सम्राट सिंड्रेला की तरफ देखता है, वो अभी भी गुमसुम और खोई हुई थी। प्रिय सिंड्रेला, क्या तुम खुश नहीं हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं खुश हूँ। सम्राट उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन वो सिंड्रेला के आँखों में वही खोयापन देखते हैं, जैसे सिंड्रेला किसी और बातों के बारे में सोच रही हो। आओ प्रिय, साथ में डांस करते हैं। नहीं प्रिय, मुझे डांस करना नहीं आता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सिंड्रेला सभी से बहुत ही प्यार से बात करती। सभी राज्य के लोग सिंड्रेला से बहुत प्यार करते थे और सिंड्रेला भी सभी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन सिंड्रेला के आँखों का खोयापन अभी भी सम्राट खत्म नहीं कर पाया था। वो जब भी सिंड्रेला को उदास रहने का वजह पूछते, वो बोलती, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ प्रिय। एक रात जब सम्राट अपने कमरे में दाखिल हुआ, तो उसने सिंड्रेला को नाचते हुए देखा। अरे वाह सिंड्रेला, तुम तो बहुत अच्छे नृत्य करती हो। मेरे साथ तो कभी नहीं किया। क्या नृत्य? मुझे तो नृत्य आता ही नहीं है, आपको तो पता है। पर तुम तो अभी नाच रही थी, क्या तुम्हें यह सब याद नहीं? क्या? मुझे याद नहीं, मैंने नृत्य कभी नहीं किया, पर मुझे रोज रात में संगीत सुनाई देता है, जो कहीं दूर मुझे पुकार रहा होता है। ऐसे ही एक साल बीत गया। उनकी शादी का सालगिरह आया। सम्राट ने सोचा कि वो अपनी सिंड्रेला को कुछ अच्छा सा सरप्राइज देगा, इसलिए उस रात वो उसी नदी के किनारे आया जहाँ सिंड्रेला उसे पहली बार मिली थी। तभी सम्राट को संगीत की धुन सुनाई देती है। मैंने कभी भी जिंदगी में संगीत के इतने मधुर धुन नहीं सुने। वो जब वहाँ जाकर देखते हैं, तब वो हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि परीलोक की परियों के साथ उनकी पत्नी सिंड्रेला बहुत ही खुश होकर नाच रही है। उन्होंने आज तक सिंड्रेला को इतना खुश कभी नहीं देखा था। अरे सिंड्रेला यहाँ पर? वो जैसे ही उनके पास जा रहे थे, तभी उनका घोड़ा सरपट भागा और सम्राट को घर ले आया। घर आकर वो सिंड्रेला के कमरे में गए। उन्होंने देखा सिंड्रेला शांति पूर्वक सो रही है। अरे यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब तो इस सारे सवाल का जवाब सिर्फ जादूगरनी मोक्टा ही दे सकती है, क्योंकि उसे संसार के सभी रहस्य पता है। पूरे 2 दिनों की यात्रा के बाद सम्राट मोक्टा के घर पहुँचे।
और उन्होंने उसे पूरी कहानी बताई। हे जादूगरनी मोक्टा, मेरी मदद करो। मेरा इतना कोशिश करने के बाद भी मैं सिंड्रेला को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। वह मेरी तरफ देखती तो है, लेकिन वह हमेशा किसी बात को लेकर सोचती रहती है। क्या करूँ? सम्राट, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी परीलोक की परी है। वो पिछले साल की गर्मियों में अपने साथियों से बिछड़ गई। उनके साथी उन्हें पुकारते हैं और वो उनके पास नाचने के लिए चली जाती है। फिलहाल शायद वो वापस आ जाए, पर एक दिन ऐसा आएगा जब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। क्या? नहीं, वह सिर्फ मेरी है। क्या कोई तरीका नहीं है जिससे वह अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर मेरे साथ रहे? बेटे, किसी भी जादू या दवाई में वो ताकत नहीं जो किसी के अतीत को भुला दे। बस तुम अपने प्रेम पर भरोसा रखो। तुम्हारा प्यार सच्चा हुआ तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तुम जाओ। सम्राट जादूगरनी मोक्टा से मिलकर अपने महल वापस आ जाता है। अब उसका प्यार सिंड्रेला के प्रति और भी बढ़ जाता है। वो उसका और भी अच्छे से ध्यान रखने लगता है। फिर भी हर रात सिंड्रेला अपने महल से गायब हो जाती और उन परियों के साथ नाचने चली जाती। हर वो रात सम्राट इस चिंता में जागता रहता है कि कहीं ये वही रात ना हो जो सिंड्रेला को हमेशा के लिए उससे दूर कर दे। और फिर एक रात, अब बहुत हुआ। आज मैं सिंड्रेला के पीछे जाऊंगा और मैं उसे बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मेरा प्यार सच्चा है और मैं इसे साबित करूंगा। और फिर सम्राट वहाँ जाकर सिंड्रेला का हाथ पकड़ लेता है। सिंड्रेला, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारा पति हूँ, पहचानो मुझे। प्रिय, मुझे अपना नृत्य खत्म कर लेने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे साथ चलो। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें इन परियों के साथ नहीं जाने दूंगा। बहनों, मुझे शक्ति दो। और फिर सभी परियां सिंड्रेला को अपनी शक्तियां देती है। सिंड्रेला सम्राट का हाथ छुड़ाने का बहुत कोशिश करती है, पर सम्राट उसका हाथ नहीं छोड़ते। सभी परियों ने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन सम्राट ने हाथ नहीं छोड़ा। तुम हम परियों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर अब नहीं जा सकती। मुझे पता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है। तुम ठीक हो ना सिंड्रेला? पर सिंड्रेला कुछ नहीं बोली। वो बैठ गई और रोने लगी। सम्राट ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और अगर तुम अपने लोगों के पास चली गई तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? नहीं, मुझे ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं सिर्फ खुश रहूंगी। मैं तुम्हें नाखुश नहीं देख सकता मेरी प्रिया। तुम अपने लोगों के पास जाओ और हमेशा खुश रहो। इतना बोलकर सम्राट वहाँ से वापस अपने महल की तरफ निकल पड़ता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता और वो जब अपने महल में पहुँचता है तब, ओह सिंड्रेला, तुम आखिर मुझे मिल ही गई। हाँ सम्राट, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस बार सिंड्रेला की आंखों में सिर्फ प्यार था और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।